वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी मूवी का नाम डायरी है। ये कहानी अपने आप में एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन केस है जो सुनने में काफी डरावना, अजीब और सस्पेंस से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो रात में अपनी कार से ऊटी जा रहे होते हैं। काफी देर ट्रेवल करने के बाद वो लोग एक खतरनाक पहाड़ी वाले रास्ते पे पहुंचते हैं, जहां हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि अब हम 13 हेयर पिन बैंड के पास पहुंचने वाले हैं। इस पे वाइफ पूछती है तो क्या हुआ। हस्बैंड यहाँ कहता है कि तुम्हें शायद इस मोड़ के बारे में नहीं पता। काफी डरावनी कहानियां फेमस है इस मोड़ को लेकर। जो कोई भी इस मोड़ से रात के वक्त गुजरता है तो एक औरत अपने बच्चे के साथ उसकी गाड़ी के सामने आती है और उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन जो कोई भी गाड़ी रोककर उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है वो दोबारा जिंदा नहीं रहता। इस तरह से वो हस्बैंड अपनी वाइफ को डराने के लिए ऐसी बातें करता है। थोड़ी देर बाद जब सच में ये लोग 13 हेयर पिन बैंड के पास पहुंचते हैं तो अचानक इनकी गाड़ी के सामने कुछ ऐसा आ जाता है जिससे हस्बैंड अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और गाड़ी किसी बड़े चट्टान से टकरा जाती है, जहां दोनों पति पत्नी ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। अगले दिन हर टीवी न्यूज चैनल से उस एक्सीडेंट की खबर आती है कि 13 हेयर पिन बैंड पर आए दिन कोई न कोई हादसा हो रहा है, जहां ऊटी पुलिस ने पब्लिक को वार्निंग दिया कि रात के वक्त उस तरफ कोई न जाए, और जाए भी तो काफी ध्यान से। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि उन्होंने वहां कुछ अजीब चीजें देखी, तो कई लोगों का ये भी कहना था कि वो मोड़ है ही ऐसा जहां रात के वक्त सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उस मोड़ पे बार बार कोई ना कोई हादसा होता रहता है। अगले सीन में हम एक पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी को देखते हैं, जहां पुलिस के एक नए बैच की अभी ट्रेनिंग खत्म हुई होती है। इन्हीं के बीच हम वर्धा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। अब इनका सीनियर इन सभी को कहता है कि ये जो तुम मेरे पीछे बहुत सारे केस फाइल्स देख रहे हो, ये सभी के सभी अनसॉल्व्ड केसेस हैं। तुम सभी को इनमें से एक एक अनसॉल्व्ड केस को चूज करना है और उसे सॉल्व करना है, और ये होगा तुम्हारे ट्रेनिंग का फाइनल असाइनमेंट। अब सारे पुलिस वाले अपने हिसाब से केस फाइल सिलेक्ट करने लगते हैं, तो वहीं वर्धा अपनी आंखें बंद करके एक रैंडम केस फाइल पर हाथ रख देता है। तो उसके हाथ एक केस लगता है जिसमें 16 साल पहले ऊटी के एक होटल में एक कपल का मर्डर हो गया था और उनके सारे गहने चोरी हो गए थे, और 16 साल से ये केस किसी से सॉल्व नहीं हुआ। चूंकि वर्धा का केस ऊटी का था तो वो तुरंत ऊटी के लिए निकल जाता है, जहाँ पुलिस स्टेशन में वहाँ के इंस्पेक्टर को वो अपॉइंटमेंट लेटर दिखाता है और वो वर्धा को पवित्रा नाम की एक एसआई असाइन करता है ताकि वो इस केस में इसकी हेल्प कर सके। सबसे पहले पवित्रा और वर्धा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं जिसने 16 साल पहले इस केस पे काम किया था। वर्धा इस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से इस केस की डिटेल्स पूछने लगता है। इस पे वो ऑफिसर कहता है कि ये तो 16 साल पुराना केस है। इस केस को क्रैक करने की हमने काफी कोशिश की थी, लेकिन हम कल्प्रिट का पता नहीं लगा पाए और ये केस अनसॉल्व्ड ही रह गया। इसलिए जब मैं 16 साल पहले इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया तो तुम अब क्या कर लोगे? अगर मेरी मानो तो बेटा तुम किसी दूसरे केस पे काम करो। लेकिन वर्धा नहीं मानता। इस पे वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इस केस से जुड़े अपने खोजबीन की डिटेल्स वर्धा को दे देता है ताकि इस केस में इसकी हेल्प हो जाए। अब वर्धा वापस लौटते वक्त पवित्रा से कहता है कि हम इस केस की डिटेल्स दूसरे स्टेट के पुलिस स्टेशन में भी भेजेंगे, ताकि अगर ऐसा सेम इंसिडेंट कहीं और भी हुआ होगा तो शायद वहां से हमें कुछ क्लू मिल जाए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो वर्धा और पवित्रा भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिस बीच वर्धा पवित्रा को अपने गार्जियन यानी चर्च के फादर से भी मिलवाता है। इधर दूसरी तरफ हर तरीके से छानबीन करने के बाद भी वर्धा के हाथ कोई सबूत नहीं लगता और उसे समझ नहीं आता कि वो आगे इस केस में कैसे बढ़े। अब इसी केस के दरमियान एक दिन पवित्रा वर्धा से किसी रेस्टोरेंट में मिलती है। तभी वर्धा की दोस्त अक्षया वर्धा को कॉल करके बताती है कि वर्धा, मैं कुंभकोणम से बात कर रही हूँ। असल में अभी कुछ दिन पहले तुमने जो एक केस की डिटेल्स मेरे पुलिस स्टेशन में भेजी थी ना, ऐसी ही एक घटना इस एरिया में भी हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे केस का कल्प्रिट और मेरे केस का कल्प्रिट एक ही है। और हाँ, उस वक्त सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था जिनके नाम थे जय कुमार और आनंद। अब ये सब जानने पर वर्धा कहता है कि मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तब तक तुम इस केस की डिटेल्स मुझे भेज दो। अब वर्धा कुंभकोणम जाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है
तो तभी वो देखता है कि उसकी कार वहाँ से गायब है। इस पे वर्धा और पवित्रा तुरंत वहाँ की सीसीटीवी चेक करते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि सत्या नाम के एक चोर ने वर्धा की कार चुरा ली, जिसमें वर्धा की पुलिस रिवॉल्वर और साथ में इस केस की फाइल्स रखी थी। पवित्रा यहाँ कहती है कि मैं सत्या को जानती हूँ, ये काफी चालाक और खतरनाक चोर है। वो लोगों की कार को चुराकर उन्हें कुन्नूर ले जाकर बेच देता है, इसलिए हमें तुरंत कुन्नूर के लिए निकलना होगा। इधर वर्धा शहर के सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर देता है। अब उसी रात दूसरी तरफ हम 3 चोरों को देखते हैं, जय कुमार, सिट्रासो और आनंद। अब ये तीनों एक होटल के कमरे में घुसकर एक कपल को बहुत बेरहमी से मार देते हैं और उनके सारे गहने चुरा लेते हैं। उसके बाद वहाँ से फटाफट ये तीनों ऊटी बस स्टैंड जाते हैं, जहाँ पहले से ही ऊटी से कोयम्बतूर जाने वाली बस खड़ी होती है। ये तीनों तुरंत उस बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सिट्रासो इस बस में चढ़ने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है मानो कोई अजीब सी रहस्यमयी चीज उसके सामने से गुजरी। इसमें सिट्रासो घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे आंखों का धोखा समझ के बस में जाके बैठ जाता है। इस बस में पहले से ही 2 औरतें बैठी होती है, एक साधु के भेष में बैठी बूढ़ी औरत, तो दूसरी का नाम होता है मीनाक्षी। अगर मीनाक्षी की बात की जाए तो कुछ सालों पहले ही मीनाक्षी के हस्बैंड की मौत हो गई थी। इसका एक 8 साल का बच्चा होता है। हर रोज मीनाक्षी एक शहर से दूसरे शहर जाकर कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती रहती है। अब बस ऊटी से कोयम्बतूर के लिए निकल जाती है, जहाँ थोड़ी देर में एक लिज़ी नाम की लड़की उस बस में चढ़ती है। असल में लिज़ी कोयम्बतूर के एक हॉस्टल में रहती है और वहीं पास के कॉलेज में पढ़ाई करती है और ऊटी अपने घर आई थी और अब वो वापस जा रही होती है। उधर दूसरे सीन में हम रमन नाम के एक आदमी को देखते हैं। असल में रमन की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे गांव में रहती है, जहां कल उसके दूसरे लड़के से शादी होने वाली है, इसलिए उसने रमन को अपने गांव बुलाया ताकि वो दोनों वहां से भाग जाएं। अब जैसे ही वो बस रमन के बस स्टॉप पे आती है तो रमन भी इस बस में बैठ जाता है, जहां हर 2-2 मिनट पे रमन की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करके उसका अपडेट लेती रहती है। इधर दूसरे सीन में हम 2 लवर्स को देखते हैं, जहां लड़की का नाम राघवी होता है तो लड़के का नाम एजहिल। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, जिसके चलते छुप छुपा के घर से भाग रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब राघवी के पिता को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है, तो वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाकर एजहिल और राघवी को ढूंढने को कहता है और जहाँ कहीं भी वो दोनों मिले उन्हें वहीं मार डालने का ऑर्डर देता है। उधर दूसरी तरफ सत्या, जिसने वर्धा की कार चुराई थी, वो वर्धा की कार को एक आदमी को बेच देता है और पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ वर्धा और पवित्रा को एक आदमी से ये बात पता चलती है कि इसने वर्धा की कार को इसी रूट पे थोड़ी देर पहले देखा था, जो आगे एक कार शेड के पास गई। इधर दूसरी तरफ उस बस में एक और परिवार आके बैठता है, हस्बैंड, वाइफ और इनके 2 बच्चे, जहाँ इन चारों को भी कोयम्बतूर जाना होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एजहिल और राघवी का पीछा करने लगते हैं, जो कि असल में राघवी के पिता के आदमी होते हैं। ये दोनों जैसे तैसे बचते बचाते उस बस में चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इस तरफ वर्धा और पवित्रा आखिरकार उस कार शेड में पहुंच जाते हैं, जहां वर्धा को अपनी कार दिख जाती है। यहाँ वर्धा और कुछ गुंडों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जहां आखिर में वर्धा सभी को पीट के अपनी कार के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कार तो मिल गई, लेकिन केस की फाइल और रिवॉल्वर अभी भी कार में नहीं है। इसमें इन गुंडों से पूछता है कि इस गाड़ी में कुछ जरूरी सामान था, वो कहाँ है। इस पे वो गुंडे कहते हैं कि सर, जब उस चोर ने हमें गाड़ी बेची थी तो उसमें कोई सामान नहीं था, लेकिन हाँ, शायद मैंने उसके हाथ में वो सामान देखा था, जरूर वो आपका सामान अपने साथ ले गया होगा। इधर दूसरी तरफ एजहिल और राघवी बस के कुछ पैसेंजर्स को अपनी कहानी बताने लगती है कि स्कूल टाइम से ही ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। स्कूल के बाद जब राघवी ने अपने पिता को एजहिल के बारे में बताया कि वो उससे प्यार करती है और उसी से शादी करेगी, तो उसके पिता ने एजहिल और उसके फादर को खूब मारा पीटा, जिसके चलते एजहिल के फादर की मौत हो गई। यानी राघवी के पिता ने गुस्से में एजहिल के पिता को मरवा डाला। इसलिए ये दोनों अब घर से भाग गए और अब कहीं दूर जाकर ये दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां इन्हें कोई अलग ना कर पाए। अब थोड़े दूर आगे रास्ते में एक आदिवासी परिवार बस में चढ़ते हैं, जहां इन लोगों को पास के गांव में ही जाना होता है। इधर आगे रास्ते में कंडक्टर राघवी और एजहिल की कहानी सुनकर कहता है कि वैसे तुम दोनों कहाँ जाओगे और कैसे रहोगे,
तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा। इस पे राघवी कहती है कि अंकल, मैं अपने घर से काफी सारा सोना और जेवरात ले आई हूँ ताकि मुसीबत पड़ने पे इसे बेचकर हमारा गुजारा चले। उधर सोने की बात सुनते ही बस में पीछे बैठे उन तीनों चोरों के कान खड़े हो जाते हैं और ये तीनों आपस में प्लान करने लगते हैं कि किस तरह राघवी के पास से वो सोना चुराया जाए। इधर बस में थोड़ी देर पहले एक फैमिली आई थी जहां वो आदमी लॉयर होता है। वो एजिल और राघवी को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम शादी कर लेना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगा और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनते ही उधर आदिवासी परिवार की बूढ़ी औरत सभी से कहती है कि पास के गांव में एक पवित्र मंदिर है, क्यों ना हम सभी मिलके इन दोनों की शादी वहीं करवा दे। सभी पैसेंजर्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और मंदिर आते ही बस रोककर सभी नीचे उतर जाते हैं। लेकिन वो साधु वेश वाली औरत नींद में होने की वजह से बस में ही रह जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि किसी सुनसान रोड पर बस खड़ी है और बस में उसके सिवा कोई भी नहीं है। ये देखते ही वो घबरा जाती है। तभी ये औरत बस के शीशों पर कुछ अजीब से हाथों के निशान देखती है, तो खिड़कियों पर कुछ लोगों के चेहरों के भी, जबकि बस पूरा खाली होता है। ये देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ये औरत बहुत डर जाती है और भगवान को याद करने लगती है। इधर दूसरी तरफ मंदिर में सभी पैसेंजर्स मिलके एजिल और राघवी की शादी करवा देते हैं और इसके बाद सभी लोग वापस बस में लौट जाते हैं और बस फिर से कोयम्बतूर के लिए चल पड़ती है, जहां वो साधु वेश वाली औरत अभी भी इस डर में होती है कि उसने खाली बस में क्या देखा। उधर दूसरी तरफ जय कुमार और बाकी दोनों चोर अभी भी इसी प्लानिंग में होते हैं कि किसी भी तरह राघवी के सारे गहने चुरा ले। अब आगे अगला गांव आने पर वो आदिवासी परिवार वहीं उतर जाते हैं, जहां रास्ते में कुछ लोग गाड़ी में आकर उस आदिवासी परिवार को राघवी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने इस लड़की को देखा है। वो बूढ़ी औरत सारा मामला जानती थी कि कुछ लोग इनके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो तो मना कर देती है कि हमने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उनके साथ एक छोटी बच्ची होती है जो यहाँ कहती है कि दादी माँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बस में हम इस लड़की से मिले थे और हमने इसकी शादी भी कराई थी। ये बात सुनकर उन गुंडों को इस आदिवासी परिवार पर शक हो जाता है, जिसके चलते ये गुंडे उस पूरे परिवार को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं। अब उधर आगे बस में एक और आदमी चढ़ता है जो सीधा लिज़ी के पीछे जाके बैठता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, जिससे लिज़ी बार बार इरिटेट होने लगती है। इधर रमन ये बात ऑब्जर्व करता है कि वो साधु वेश वाली औरत काफी डरी हुई और घबराई हुई लग रही होती है और अजीब सा चेहरा बना के बैठी होती है। ये देख के रमन उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि आपको क्या हुआ है। इस पे वो औरत रमन को कहती है कि मैंने इस बस में किसी अजीब सी चीज को महसूस किया, मानो कोई बुरी शक्ति या आत्मा इस बस में मौजूद हो। क्या तुम्हें इस बस में एक अजीब सी महक नहीं आ रही जैसे मरे हुए लोगों में से आती है। ये सब बातें सुनकर रमन भी डर जाता है। वो कहता है कि आप सही कह रही हो दादी, मुझे भी इस बस में सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मुझे बार बार लग रहा है कि वो लड़की लिज़ी असल में भूत है। ऐसा कह के रमन दोबारा चेक करने के लिए लिज़ी के पास जाता है और उसे उसकी नींद से जगाने लगता है। तभी लिज़ी अपना सिर उठाती है तो रमन को उसका चेहरा बहुत ही डरावना सा दिखता है। ये देखकर रमन के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो डर से कांप उठता है। लेकिन फिर वो दोबारा ध्यान से देखता है तो लिज़ी का चेहरा नॉर्मल ही होता है। अब रमन और वो औरत डिसाइड करते हैं कि अब जैसे ही ये बस कहीं रुकेगी, ये दोनों तुरंत इस बस से उतरकर कहीं भाग जाएंगे। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक ऑफिसर बस को रोकता है। तभी रमन और वो औरत बस से झटपट उतर जाते हैं और उस ऑफिसर को भी बस में चढ़ने से मना करते हैं, ये कह के कि इस बस में कोई आत्मा मौजूद है, मत जाओ। लेकिन वो ऑफिसर इन दोनों का मजाक उड़ाते हुए बस में चढ़ जाता है कि तभी उसके सामने बस में बैठी एक बच्ची आ जाती है जो बहुत ही डरावनी लग रही होती है। ये देख के वो ऑफिसर भी डर के मारे बस से उतर जाता है। तभी उसी रास्ते से वर्धा और पवित्रा अपनी गाड़ी से गुजर रहे होते हैं कि तभी रमन पुलिस की गाड़ी देखकर उन्हें रोककर सारी बातें बताने लगता है कि उस बस में कुछ अजीब चीजें हैं जिससे सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में है। इसमें वर्धा रमन को जबरदस्ती साथ लेकर बाइक से उस बस का पीछा करता है और पवित्रा को सत्या के बारे में पता करने को कहता है। उधर दूसरी तरफ बस अपनी रफ्तार से चल रही होती है और बस के सभी पैसेंजर्स गहरी नींद में सोए होते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए जय कुमार अपने दोनों साथियों को नींद से जगाता है और फिर चुपके से राघवी
और एजिल की सीट के पास जाता है और उसका गहनों से भरा बैग चुराने लगता है। लेकिन आगे वाली सीट पर बैठी उस बच्ची की नींद खुल जाती है और वो जय कुमार को चोरी करते हुए देख लेती है और सारे पैसेंजर्स को जगा देती है। अब बात बिगड़ने पर जय कुमार और वो बाकी दोनों चोर चाकू दिखाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं और बस ड्राइवर को धमकाते हुए बस रोकने को कहते हैं। बस के रुकते ही वर्धा, जो रमन के साथ इस बस का पीछा कर रहा था, वो तुरंत बस में चढ़ जाता है और सारा मामला जानने पर वो इन तीनों चोरों के साथ हाथापाई करने लगता है और आखिर में तीनों को पीट के रस्सी से उन्हें सीट पे बांध देता है। अब इसी हाथापाई के बीच वर्धा की नजर उन गहनों पर पड़ती है जिसे जय कुमार और उसके दोनों साथियों ने कपल को मारने के बाद होटल से चोरी किया था और असल में ये वही गहना होता है जिसकी फोटो वर्धा ने अपने केस की फाइल में देखी थी। अब आगे रास्ते में वर्धा को भी बार बार बस के शीशों पर किसी के हाथों के निशान दिखते हैं तो कई बार किसी का चेहरा भी नजर आने लगता है। उधर ये बस 13 हेयर पिन बैंड के पास पहुंच जाती है। इधर बस में वर्धा इन तीनों चोर से उनका नाम और उनकी डिटेल्स पूछने लगता है, जहां ये बताते हैं कि इन्होंने अभी अभी ऊटी के किसी होटल में कपल को मारकर ये गहने चुराए हैं, जहां होटल का नाम इन लोगों को याद नहीं, लेकिन वो होटल रोज गार्डन में मौजूद है। अब ये सब जानने पर वर्धा तुरंत ऊटी के पुलिस स्टेशन में फोन करके उन्हें रोज गार्डन के सभी होटल को चेक करने को बोलता है। पता नहीं किस होटल के किस रूम में वो कपल मरे हों। इस पे सभी पुलिस वाले अपनी एक टीम तैयार कर लेते हैं और रोज गार्डन के एक एक होटल में जाकर एक एक रूम को चेक करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ वर्धा पवित्रा को कॉल करके सारी बात बताता है और साथ में ये भी कहता है कि मुझे ये बस थोड़ी अजीब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अजीब सी चीज मौजूद हो इस बस में। अब पवित्रा वर्धा से उस बस का नंबर ले लेती है और कहती है कि मैं इस बस के बारे में पता करती हूँ, तब तक तुम बस में बैठे सभी पैसेंजर्स की डिटेल्स हासिल कर लो। अब वर्धा एक एक करके सभी के पास जाके उनसे उनकी डिटेल्स लेने लगता है। इसी बीच वो लिज़ी के पास जाके उसे उसकी नींद से जगाता है। तभी लिज़ी की घबराते हुए नींद खुलती है। यह वर्धा के पूछने पे लिज़ी उसे बताती है कि अभी अभी मैंने बहुत बुरा सपना देखा, जहां कुछ लोगों ने इस बस पर अटैक कर दिया है और आप उन्हें अपनी गन से शूट कर रहे हो। वर्धा यह कहता है कि मेरे पास तो कोई गन है ही नहीं, तो डरो मत, ये बस एक सपना था। अब वर्धा जब एजिल और राघवी के पास जाके उनकी डिटेल्स लेने लगता है तो यहाँ राघवी बताती है कि वो ऊटी के एमएलए की बेटी है। ये सुनते ही सारे पैसेंजर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि उन्होंने एमएलए की बेटी की शादी करवा दी। इधर दूसरी तरफ पवित्रा बस स्टेशन जाकर बस के नंबर को बोलती है और उस आदमी से बस की डिटेल्स मांगती है। अब वो आदमी सारे रजिस्टर में चेक करता है लेकिन उसे इस नंबर की बस की डिटेल्स कहीं नहीं मिलती। अब वो पवित्रा को बताता है कि इस नंबर की कोई बस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब सुनने के बाद पवित्रा के होश ही उड़ जाते हैं। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्या उसी बस में चढ़ता है जिसने वर्धा की कार चुरा के बेच दी थी और उसका रिवॉल्वर अभी भी सत्या के पास था। वर्धा सत्या को देखते ही उसे मारने पीटने लगता है और उससे वो बैग छीन लेता है जिसमें वर्धा की गन रखी थी। गन को देखते ही लिज़ी को अपना सपना याद आ जाता है और वो घबराने लगती है। उधर वर्धा सत्या को और पीटता उससे पहले मीनाक्षी सत्या को बचा लेती है और कहती है कि बेटा, तुम एक भले घर से लगते हो, क्यों चोरी जैसे गलत काम में पड़े हो। ये गलत काम छोड़ दो। जब तुम्हारे माँ बाप को ये पता लगेगा कि तुम ये सब काम करते हो तो उनके दिल पे क्या गुजरेगा। मेरा भी 8 साल का एक बच्चा है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कल को वो ये सब गलत काम करे। इधर पुलिस वाले ऊटी के हर होटल को चेक कर डालते हैं लेकिन किसी भी होटल में किसी भी कपल का मर्डर या कोई चोरी नहीं हुई थी। उधर दूसरी तरफ पवित्रा वर्धा को कॉल करके कहती है कि वर्धा, तुम जिस बस में बैठे हो उस बस का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। ये सुनने के बाद वर्धा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वर्धा अपने मन की तसल्ली के लिए बस कंडक्टर से उसका आईडी कार्ड मांगता है जो कि रियल होता है। इस पे वर्धा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी पीछे से एमएलए के आदमी उस बस का पीछा करते हुए जैसे तैसे उस बस में चढ़ जाते हैं और एजिल और राघवी को मारने की कोशिश करते हैं। इस पे वर्धा इन दोनों को बचाने के लिए उन सबसे फाइट करने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान वो गुंडे राघवी का गला काट के उसे मार डालते हैं। इस पर वर्धा गुस्से में अपनी गन निकालकर एक एक करके सभी पे फायरिंग शुरू कर देता है। यानी आखिरकार लिज़ी का वो सपना सच हो ही गया। अब वर्धा और उन गुंडों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है
जहां गलती से ड्राइवर के गले पर चाकू लगने के चलते बस में उसकी भी मौत हो जाती है। इससे ये बस अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ऊपर से ये 13 हेयरपिन बैंड का खतरनाक पहाड़ी वाला एरिया होता है, जहां बस अब बिना ड्राइवर के इधर उधर चली जा रही होती है। तभी दूसरी ओर से एक कपल अपनी कार में आ रहे होते हैं, और ये कपल वही होते हैं जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां बस से इनकी कार एक चट्टान से जा टकराती है और इन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। उधर ये बस अनकंट्रोल होके पहाड़ी के आखिर में जाके रुक जाती है, जहां थोड़ा सा भी कोई इधर उधर हिला तो पूरी बस खाई में गिर जाएगी। अब वर्धा जैसे तैसे एक एक आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मामला इतना बिगड़ चुका था कि वो सिर्फ लिज़ी, रमन और सत्या के साथ साथ खुद को ही बचा पाता है, जबकि बाकी सभी लोग बस के साथ उस खाई में नीचे गिर जाते हैं। अब अगली सुबह पुलिस, मीडिया और बाकी रेस्क्यू टीम मौके पे पहुंच जाती है, जहां रेस्क्यू टीम नीचे खाई में नदी में लोगों को और उस बस को ढूंढने लगती है, जहां काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें नदी की गहराई में एक कोने में वो बस मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उस बस को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उस बस को देख के वर्धा और बाकी तीनों पैसेंजर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बस बहुत पुरानी हो चुकी थी। इस बस के सभी पैसेंजर्स की बॉडी कंकाल बन चुकी थी, सिवाय उस आदमी के जो लिज़ी के पीछे बैठ के उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ये सब देखकर सत्या को समझ आ जाता है कि वो बस में जो वो लेडी मीनाक्षी थी, जो उसे गलत काम छोड़ने के लिए समझा रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि सत्या की माँ थी, जो 16 साल पहले जब सत्या 8 साल का था तो ऊटी से अपने गांव के लिए बस से निकली पर कभी पहुंच नहीं पाई। अब वर्धा और पवित्रा किसी ऑफिस में जाकर इस बस की डिटेल्स मांगते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि आज से 16 साल पहले साल 2000 में ये बस ऊटी से कोयम्बतूर जाती थी, जो एक दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, साथ में इसके सारे पैसेंजर्स भी। और इसी तरह रोज गार्डन के एक होटल में पता करने पर इन्हें पता चलता है कि 16 साल पहले बस के गायब होने वाले दिन ही यहाँ एक कमरे में एक कपल का मर्डर हुआ था और उनके सारे गहने चोरी हुए थे। अब वर्धा पवित्रा को बताता है कि उसे ऐसा लगा कि कल वो 16 साल पहले टाइम में पीछे चला गया था और अपनी आंखों के सामने सब कुछ दोबारा होते हुए देखा। अब वर्धा इस केस से जुड़े सभी सबूत को इकट्ठा करता है और उस एमएलए को 16 साल पहले अपनी बेटी और बाकी लोगों को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद वो चर्च जाकर फादर को सारी बात बताता है, जहां फादर सारी बात जानने पर उसे कहते हैं कि वर्धा, तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम इस केस से और उस 13 हेयरपिन बैंड से जुड़े हुए हो। असल में उस रात जब बस की वजह से वो कार एक चट्टान से टकरा जाती है, जहां दोनों कपल की मौत हो जाती है, तो वही कार की पीछे की सीट पर एक बच्चा सो रहा था। जब थोड़ी देर बाद फादर उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो वो उस बच्चे को देख लेते हैं, और ये बच्चा और कोई नहीं वर्धा ही होता है। जहां 16 साल पहले कार एक्सीडेंट में मरे वो हस्बैंड वाइफ वर्धा के माता पिता थे, और इसके साथ ही फादर वर्धा को उसके माँ बाप की तस्वीर देता है। उसके बाद वर्धा हर दिन उस बस का दोबारा आने का इंतजार करता है, जहां वो देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो बस दोबारा नहीं आती। इधर वर्धा और पवित्रा की शादी हो चुकी होती है और उनका एक बेटा भी हो गया होता है। अब एक रात अचानक वर्धा को उसकी पुरानी दोस्त अक्षया का कॉल आता है, जहां उसकी एंगेजमेंट होने वाली होती है, लेकिन वर्धा यहाँ कहता है कि वो आज नहीं आ सकता क्योंकि आज 29 फरवरी है, उसके माता पिता की डेथ एनिवर्सरी। और ये सुनते ही पवित्रा यहाँ एक पैटर्न देखती है। वो वर्धा को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट 29 फरवरी को हुआ था, और ठीक 4 साल पहले जब तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो तुम भी उस बस में 29 फरवरी को ही बैठ पाए थे। यानी वो बस हर 4 साल पे सिर्फ 29 फरवरी वाले दिन ही दिखती है, और आज भी 29 फरवरी ही है। ये सुनते ही वर्धा ऊटी के उस बस स्टैंड पे पहुंच जाता है, जहां सत्या भी पहले से अपनी मां मीनाक्षी को दोबारा देखने के लिए वहीं उस बस के इंतजार में खड़ा होता है। और आखिरकार वो बस फिर से आ ही जाती है, जहां ये दोनों उस बस में चढ़ जाते हैं, और इसी के साथ ही हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।